हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संसद के विषय में जो भी एमसीक्यू हैं जो कि एसएससी लेवल में जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस या जो हायर सेकेंडरी लेवल के होते हैं एग्ज़ाम और स्नातक स्तर के होते हैं सीपीओ। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से। तो यहाँ पे तो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन है। रूसी संविधान से। तो यहाँ पे क्या है, रूस संविधान। और तीसरा है ब्रिटिश संविधान। और चौथा है स्विस संविधान। तो अमेरिका संविधान में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन है। और ब्रिटिश संविधान में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के आधिपत्य के अधीन काफ़ी लंबे टाइम से जीवन बिताए थे, उनका गुलाम रहकर। तो क्या था कि भारतीय नेताओं पर और यहाँ की जनता पर संसदीय शासन प्रणाली का प्रभाव पड़ गया था। इसलिए भारत में क्या है, ब्रिटिश संविधान की बात यहाँ पे भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें क्या होता है कि एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है, ब्रिटिश संविधान से, जो कि वहाँ का लिखित संविधान नहीं है। जबकि हम लोग क्या है लिखित और सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। दूसरा प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। 4 मास, 6 मास, 8 मास, 9 मास। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक क्या है, 6 माह से ज़्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ही संसद का सत्र बुला लेना चाहिए। उसकी जो प्रथम बैठक होती है उससे अनियत तारीख के बीच की जो अवधि होती है 6 माह के अंतराल का होता है। इस प्रकार एक वर्ष में क्या है, 2 बार संसद सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए सकते हैं। सामान्य विधेयक, निजी सदस्य विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधक विधेयक। तो जो वित्त विधेयक है यह केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के अंदर कार्य संपादन नहीं कर सकता थे। तो यानी कि कब धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा, यदि वह जो राज्यसभा है उस पर किसी भी समय अंतराल, कितना समय अंतराल तक कोई संपादन नहीं करता है तो भी मान लिया जाएगा। 10 दिन के अंदर, 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो जो ऑप्शन बी है 14 दिन, अगर 14 दिन के अंदर उच्च सदन यानी राज्यसभा धन विधेयक पर कोई भी विचार व्यक्त नहीं करती है, उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं करती है, तो वह क्या है, ऑटोमेटिक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। यह संविधान का जो अनुच्छेद 109 होता है इसी के तहत धन विधेयक लोकसभा में ला सकता है। और धन विधेयक को सिर्फ क्या है, लोकसभा में ही ला सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिससे कि 14 दिन की अवधि के भीतर उसे अपने सिफारिशों के साथ लौटाना पड़ता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाती है
तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा 14 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन, 6 महीने। ये सभी हमने क्या है, क्वेश्चन तो रिपीट है अब है, लेकिन बट क्या है कि ये क्वेश्चन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में था, और जो ऊपर क्वेश्चन हमने लिया था ये स्नातक स्तरीय SSC लेवल 2000 में आया था। तो यहाँ पे हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप रिपीट क्वेश्चन है तो आप घबराने की बात नहीं है। इसलिए अगर रिपीट क्वेश्चन है तो आपका क्या है, रिवाइज्ड हो जाएगा। तो 14 दिन के भीतर उसे धन विधेयक को लौटाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई नहीं। तो इसमें क्या है, राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती, यानी इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए क्या है, चुने जाते हैं, और हर एक दूसरे वर्ष क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या है, सेवानिवृत्त होते हैं, और उसके स्थान पर क्या होते हैं, दूसरे सदस्यों की नियुक्ति होती रहती है। इसलिए क्या है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन डी कोई नहीं इधर करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, किसी भी कंडीशन में इसे भंग नहीं किया सकता, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं। संघीय व्यवस्था को भी साथ में अपनाया गया है, यहाँ शक्ति के बंटवारा को भी अपनाया गया है। तो इसलिए क्या है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया सकता। राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। लोकसभा भंग किया सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। हाँ, यह भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन ये एसएससी सीपीयू परीक्षा 2008 में आया था। राज्यसभा को भंग किया सकता है, किया जाता है। तो हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन पढ़ा वो भी रिपीट था, बट अलग अलग क्या है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ऑप्शन है, हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब यह क्या है कि एसएससी लेवल जो सीपीओ है, स्टेनोग्राफर है, उसमें इससे जो क्वेश्चन बनता है घुमाकर, तो उसको चेंज करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ अलग अलग पेपर में पूछा है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, किसी भी कंडीशन में भंग नहीं हो सकती। क्वेश्चन कैसे भी है, अगर आपका रिवीजन सही है तो आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। क्या है, अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही नहीं है? निम्न में से क्या सही नहीं है, हमको देखना है और देखना है कि क्या में सही नहीं है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में चुनाव मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तो क्या है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष नहीं, बल्कि 25 वर्ष विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी
होनी आवश्यक होनी चाहिए। इसलिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान का जो अनुच्छेद 173 है उसके ख के अनुसार कहा गया है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वह सही है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है सही है, थर्ड ऑप्शन क्या है गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। तो ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, क्योंकि केंद्र की बात हो रही है तो यहाँ केंद्र में 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होती है और लोकसभा के लिए क्या होती है 25 वर्ष। उसी प्रकार विधानसभा के लिए राज्यों में क्या है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, संविधान का संशोधन। तो क्या है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 312 फर्स्ट क्लॉज दिया गया है कि क्या राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आवश्यक है तो संसद क्या है इस संदर्भ में क्या है उपबंध बना सकती है, कानून ला सकती है, विधि बना सकती है। तो इस दृष्टि से देखें तो नई भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में है, तो इसमें राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि जब तक राज्यसभा 312 के तहत यह संकल्प पारित नहीं करती तो राज्य जो लोकसभा है राज्यसभा के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। अगर ऐसा संकल्प पारित होती है तो लोकसभा क्या है उस विषय पर भी कानून बना सकती है जो राज्यसभा की है। तो इस दृष्टि से क्या है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। दूसरा है संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर नॉन मोनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर ऑप्शन को देखते हैं, विधेयक रद्द हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो इस दृष्टि में यदि संसद के दोनों सदनों में धनेतर विधेयक संबंधी असहमति हो जा रही है धन विधेयक को लेकर, तो राष्ट्रपति क्या है इस बिल पर विचार करने के लिए क्या है संयुक्त बैठक बुलाएगी। लेकिन इसकी अध्यक्षता क्या है स्पीकर के द्वारा ही किया जा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसी के द्वारा ही किया जा संसद अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। अभी हमने बताया पीछे क्वेश्चन में, तो राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद की बात हो रही है तो संसद में क्या होते हैं वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति जो होता है वह राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। दूसरा ऑप्शन है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तीसरा है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन जब असहमत हो।
ऑप्शन डी है विकल्प बी और सी दोनों। तो ऑप्शन यहाँ बी और सी दोनों अगर होती है तो इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जब दोनों सदनों में विधेयक को लेकर असहमति हो तो इस कंडीशन में क्या होते ही संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विचार विमर्श किया जाता है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों को जो आहूत करने का अधिकार है वह राष्ट्रपति का है। इसके लिए इसका उत्तर कौन होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति है कौन है इसमें? आकलन समिति ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड है प्रवर समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जो समिति है वह क्या है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति क्या है? जांच करने वाली विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। अगला प्रश्न है संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? लोक लेखा समिति में, आकलन समिति में, लोक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासन समिति। तो जो आकलन समिति है इसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। आकलन समिति या प्राक्कलन जिसे कहते हैं एस्टिमेट समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं पूछेगा तो यहाँ पे 23 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। इनमें एक भी राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए जो राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आकलन समिति, आकलन या प्राक्कलन समिति, जिसमें क्या है 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? एक क्वेश्चन भी आया था एसएससी स्नातक लेवल जो है स्तरीय परीक्षा 2001 में और एसएससी मैट्रिक स्तरीय जो परीक्षा हुआ 2002 में उसमें आया था। तो इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन बी होगा प्राक्कलन समिति, क्योंकि अभी हमने पिछले में क्वेश्चन में पढ़ा कि लोक लेखा समिति का तो हो नहीं सकता, उसमें तो शामिल होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम में भी होते हैं, सरकारी बीमा समिति में। तो लेखा जो होते हैं प्राक्कलन समिति में सम्मिलित नहीं होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है फर्स्ट है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। तो यहाँ पे हमको यह है क्रमवाइज करके उसको हल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट था थर्ड यानी कि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। दूसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। थर्ड ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। और चौथा है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों होगा। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। बाद में संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समितियां सम्मिलित हैं। सरकार की वित्तीय सरकार
समितियां सरकार के खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती है और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो वित्त मंत्रालय जो परामर्शदात्री समिति है, यह समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति, जो राज्यसभा के द्वारा। जो संसद की लोक लेखा समिति है का अध्यक्ष चुना जाएगा तो वो क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रति वर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य राज्यसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से 7 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परंपरा अनुसार इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दलों का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, विपक्षी दलों का नेता क्या है? भारतीय जो संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 महीने में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को समान परिस्थितियों में मत देने का अधिकार है। केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार। दूसरा है, सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष को स्मार्ट परिस्थितियों में मत देने का अधिकार है। केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार है। सदन के अन्य सदस्यों की भांति मत देने का अधिकार है। सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी होगा, केवल टाई पड़ने पर ही जो अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष समान परिस्थितियों में मत नहीं देता है, परंतु अनुच्छेद 100 के तहत किसी भी संकल्प पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 362 क्या है? अनुच्छेद 96 क्लॉज 2
के तहत यदि उसे पद से हटाने के लिए का संकल्प पर लोकसभा में मतदान होता है तो वह प्रथमतः मत देने का अधिकारी है, परंतु ऐसी स्थिति में मत बराबर होने की दशा में बहुमत देने का हकदार नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष, जिसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या है, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 वर्ष। ऑप्शन क्या है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2/3 सदस्य क्या है, प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायरिंग होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है। सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो ऑप्शन ए हो, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति है, संसद और विधानसभा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संसद। नागरिकता के संबंध में कुछ भी करने का जो अधिकार है वह संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद क्या है, क्लॉज 75 के क्लॉज 3 के अनुसार क्या है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो यहाँ पर हो जाएगा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। कल हम न्यू वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर पे, संसद से ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर आगे नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिए, और जितने भी हमने क्वेश्चन किया, देखिए क्या है कि क्वेश्चन आया हुआ हमने लिया है ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहा है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो आपका इस प्रकार क्या है, रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।